हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आज से कराने जा रही हूँ आपको मॉक पेपर। ठीक है, थोड़ा मॉक करा रही हूँ। 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रही हूँ। डेली हम 50 क्वेश्चन करते हैं बिकॉज अभी आपको पता है कि डेट्स आ चुकी हैं यूजीसी नेट की, बट अभी पूरा आपकी डेट शीट नहीं आई। टेंटेटिव डेट्स आ गई है, तो हमें थोड़ी अपनी जो तैयारी है थोड़ी स्पीड अप करनी है। तो मैं ऐसे रोज 50 क्वेश्चन आपको करा दूंगी विद एनालिसिस, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है या फिर जो टॉपिक बार बार रिपीट होता है। इस 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी ये। ठीक है, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, जिसमें 10 दिन में ये खत्म हो जानी चाहिए। और अगर डेट आगे बढ़ी तो ये कोर्स भी आगे बढ़ेगा। बट कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है वीडियो में जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, शेयर ज्यादा होगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से पता चलता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें शेयर करनी है, लाइक करनी है। कमेंट्स पे जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम है। तो सीरियसली लो, जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से करके करना है। ठीक है, 500 में से ये देखो 200 क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे और 300 क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी। राइट, इस तरीके का रहने वाला है। तो हम स्टार्ट पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन से करेंगे, जो कि सारे नेट सेट वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे उनके, एंड फिर हम खुद वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरी क्लास के साथ साथ अपना ये 50 क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नोट डाउन करो, क्योंकि लास्ट में मुझे सबके मार्क्स चाहिए। बिकॉज सीरियसली अगर आप करोगे तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जब तक पहले मैं ये बताती हूँ, जब तक आप इसका आंसर लिखो। ठीक है, आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिखते जाओ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले आता है कि यार कितने मेंबर्स थे। ठीक है, मेंबर्स का नंबर पूछते हैं आपसे। मेंबर्स के नंबर के साथ साथ आपसे पूछते हैं कि यार उस मेंबर्स में कौन कौन रिप्रेजेंटेशन था, कि सिख, कांग्रेस और जनरल इस तरीके का था, क्या फिर सिख आपका हिंदू थे, मुस्लिम थे, किस तरीके का विभाजन था, ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हर एक टाइप की कमिटीज है ना, उस कमिटीज के चेयरपर्सन कौन है। जैसे कि यूनियन पावर कमिटी के चेयरपर्सन कौन है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरपर्सन कौन है, इस तरीके से पूछते हैं। ये पूछते हैं कि बी आर अम्बेडकर कौन सी कमिटी को हेड कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली कमिटी नहीं है। राइट, जब तक आपने ये आंसर देख लिया होगा, जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या फिर टीटी कृष्णमाचारी, तो इसका आंसर जेबी कृपलानी है। वैसे नॉन कांग्रेस मेंबर थे। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लान पे बेस्ड थी। तो आपको बोलना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारा ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसके तहत ही ये बनी थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ ये भी बता दूंगी कि इस टॉपिक में से और आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने डेज लगे थे, उसका ये भी पूछा जाता है कि कब उसको फोर्स में लाया गया था, कब साइन हुए थे। उसके अलावा अब ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में से बनते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। राइट, नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल थ्योरी प्रोपाउंडेड दैट स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपियर। किस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा? सिंडिकलिज्म है, फेबियन सोशलिज्म है, फासिज्म है या कम्युनिज्म है? ठीक है, यानी कि श्रमिक संघवाद, फेबियन समाजवाद, फैसिस्टवाद या फिर साम्यवाद। ठीक है, ये चारों आपके पास ऑप्शन है। तो मैं आपको एक छोटी, जब तक आप आंसर ढूंढो बताओ मुझे, तब तक मैं आपको बताती हूँ। देखो, सिंडिकलिज्म और ये जो फेबियन सोशलिज्म है, ये सारे अर्ली सोशलिस्ट वाली मूवमेंट है। ठीक है, अर्ली सोशलिस्ट और बाद के सोशलिस्ट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो लेटर सोशलिस्ट थे, जैसे कि आपके साइंटिफिक सोशलिज्म, तो ये साइंटिफिक जो सोशलिज्म है उसको हम क्या बोलते थे? मार्क्सिज्म। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म को क्या बोलते हैं? मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सिज्म बोलते थे। एंड इधर की थ्योरीज अलग हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बता दूंगी। फासिज्म बेसिकली एक तरीके का टोटलिटेरियनिज्म होता है, जिसमें आप क्या करते हो
कि एक पार्टी की गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, एक पार्टी की गवर्नमेंट चलती है, बट वो पार्टी किस पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी विचारधारा पे, किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में ये माना जाता है कि जो चीज सब कुछ आप ओन करते हो ना, वो स्टेट के पास रहेगा, ना कि लोगों की प्राइवेट का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हो, बट ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विथ रेफरेंस टू बिम्स्टेक, ठीक है। पहली बात तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, बोल देंगे कि आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राइट। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके पढ़ती हूँ। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स लाइंग इन द लिथोरल एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्टिगुअस रिलीजियस यूनिटी। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है, और वह एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं। देखो ये ट्रांसलेशन मैंने गूगल ट्रांसलेट से की है, अगर थोड़ी भी ट्रांसलेशन गड़बड़ है तो मेरे को ब्लेम मत करना, क्योंकि मेरा मोड इंग्लिश है, बट हिंदी में भी मेरे मतलब इतने सारे बच्चे हैं हिंदी में, मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती है, वो बात अलग है, बट ये जो अगर कोई सेंटेंस गलत हो जाए तो मुझे मत बोलना, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर्स, ये बोल रहे हैं कि 7 मेंबर होते हैं, 5 आपके साउथ एशिया से हैं, और वो 5 कौन से हैं, बंगाल, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका, और 2 आपके साउथ ईस्ट एशिया से हैं, ठीक है। 5 साउथ एशिया से जैसे कि दक्षिण एशिया से, और 2 आपके दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। वो दक्षिण पूर्व एशिया का बोल रखा है, म्यांमार और इंडोनेशिया। और श्रीलंका होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट, ठीक है। श्रीलंका ने बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन, 5वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, ठीक है, करेगा नहीं करी, ठीक है, क्योंकि ये मार्च, ये आ सकता है आपको, क्योंकि मार्च 2022 में ही ये सेशन हुआ था, हाइब्रिड मॉडल से हुआ था ये सेशन। एंड इसका मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इसका आंसर क्या है मुझे बताओ कि कौन से सही है। पहली स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, या फिर सारे सही हैं, ये मुझे बताओ। जब तक मैं आपको बताती हूँ बिम्स्टेक कब आया था, 1997 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स हैं भाई ढाका में, ठीक है, ढाका में। कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स में से 5 आपके साउथ एशिया से हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश हैं, और 2 आपके साउथ ईस्ट एशिया में है, जिसमें है आपके म्यांमार, और ये इंडोनेशिया नहीं है, दिस विल बी थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का तो म्यांमार के जस्ट साथ में थाईलैंड है, तो पूरा एक ग्रुपिंग बनी हुई है आपकी। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है, इसका आंसर है बी, फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखना, बट मुझे बहुत सारे फैक्ट कराने हैं, सिर्फ ये 50 क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगी, जैसे कि इसमें ये आ सकता है, ये आ सकता है। बिम्स्टेक का आपसे पूछ सकते हैं कि यार फर्स्ट समिट कब हुई थी, ठीक है, फर्स्ट समिट से भी पूछ लेना। अभी लास्ट कब हुई है, 5th समिट हुई है 2022 में, ठीक है, मार्च, तो ये आ सकता है, अभी रिसेंटली ही हुई है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेडिकल ह्यूमैनिस्ट फेज एम.एन. रॉय एडवोकेटेड, ठीक है, कट्टरपंथी मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किस चीज की वकालत की थी, मुझे बताओ। पार्टी, बाई पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक दल की जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की कोई पार्टीलेस सिस्टम होना चाहिए, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी तो आपके जेपी नारायण ने करा था। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि जिसमें अनेकों पार्टी हों, ठीक है। तो एम.एन. रॉय का आपको पता है रेडिकल ह्यूमैनिस्ट और न्यू ह्यूमैनिज्म इस तरीके का इंडिया एसोसिएटेड है। एम.एन. रॉय से रिलेटेड और चीज आप बोल सकते हो कि यार 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पे आई थी, ठीक है, ये इसका गठन किया था, कहाँ पे किया था, ये आप लिख सकते हो, कानपुर में किया था, राइट। इनकी मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग कानपुर में थी। उसके अलावा 1920 में ना, इससे पहले मैक्सिको में ऑलरेडी कर चुके थे, राइट, मैक्सिको में पहले ही ये कर चुके थे। और इनसे रिलेटेड एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म से रिलेटेड एक इंटरनेशनल एक और चीज है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो इसका आंसर है बेसिकली पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेट आ चुकी है, 10 दिन है, तो मुझे मैक्सिमम चीजें आपको करवा के जाना है,
ठीक है। इन हिज बुक द अनटचेबल अंबेडकर गेव द फॉलोइंग थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स, राइट। अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अंबेडकर ने छूत की उत्पत्ति के लिए कौन से सिद्धांत दिया था? रेडिकल थ्योरी, कट्टरपंथी का सिद्धांत दिया था, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, व्यवसायिक सिद्धांत दिया था, बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी का दिया था, अछूतों को बौद्ध उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, या एथनिक थ्योरी, जातीय सिद्धांत, कौन सा दिया था? अंबेडकर से रिलेटेड एक और चीज कर लेना, अंबेडकर की जितनी भी बुक्स है ना उसको क्रोनोलॉजी में कर लेना, ठीक है। क्रोनोलॉजी में 3-4 फेमस बुक कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी ऐसा आ जाता है कि किसी भी ऑथर की बुक आ जाती है, बोलते हैं कि इसे क्रोनोलॉजी क्रम में लगाएं, तो वो जो बुक्स लगाने को आता है ना क्रम में, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देती हूँ, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस इज आपका बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 6th क्वेश्चन, विच थ्योरी सजेस्ट दैट द माइनर एडजस्टमेंट विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू सेव इंडिविजुअल्स लिबर्टी? कौन सा सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर मामूली समायोजन को सुझाव देता है, राइट, कि इस तरीके से होना चाहिए। फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकता, ठीक है, सिस्टम थ्योरी, सिस्टम का सिद्धांत, लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, उदार व्यक्तित्व सिद्धांत, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। अब इसका आंसर कैसे निकालना है? जब आपके पास फैक्चुअल डेटा आता है ना, तो हमेशा देखो कि यार मैं शब्द क्या पकड़ सकता हूँ। देखो कि थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, पूंजीवादी सिस्टम में। थोड़ा पूंजीवादी में क्या होता है कि यार सब कुछ किसके नाम है, कि लोगों को लिबर्टी है, फ्रीडम है कि जो मर्जी करें, लेकिन उसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं? ताकि लोगों की जो लिबर्टी है ना, स्वतंत्रता है ना, उसको बचाया जा सके, यानी कि मेन फोकस किसमें? इंडिविजुअल। तो इसका आंसर क्या होगा? लिबरल इंडिविजुअल। कि थोड़ा तो एडजस्ट कर रहे हैं कि लिबरल तो है ही, लिबरल डिनोट कर रहा है आपकी कैपिटलिस्ट चीज होगा, क्योंकि लिबरल है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल पे फोकस होगा थ्योरी को, राइट। पॉलिटिकल लिबरल, अगर मैं लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलूंगी तो कौन है? वो जॉन लॉक है। अगर मैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करूंगी तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। अगर मैं यूटिलिटेरियनिज्म की बात करूंगी तो उसके फादर कौन है? जेरेमी बेंथम, ठीक है। लिबरलिज्म में ये 3 चीजें आते हैं और ये 3 उनके जनक के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली उपयोगितावाद होता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम? निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा दी थी? यानी कि ये बोला था कि यार ये आपका ये जो सिस्टम है, कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी क्षमताओं के बारे में किसने बात की थी? लूसियन पाई थे वो, डेविड एस्टन थे, सैमुअल पी हंटिंगटन थे, या फिर गैब्रियल आलमंड थे? इन चारों में से पता है वो। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक बुक आई थी द पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। ये आप मुझे बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स है। द पॉलिटिकल सिस्टम है कि पॉलिटिकल एनालिसिस है? 1953 की बुक थी ये, और इसी में ही ये चीज बोल रखी थी कि यार पॉलिटिकल सिस्टम की क्या क्षमताएं होती है, क्या कैपेबिलिटीज होती है। दैट इज आपका डेविड एस्टन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ये 4 आपको इवेंट दे दिए, इसकी क्रोनोलॉजी दे दी। अच्छा, कभी भी इस तरीके के क्रोनोलॉजी यानी कि क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करते हैं? यार कि कोई एक पकड़ लो जो आपको पता है कि यार ये तो सबसे पुराना होगा, ठीक है। जैसे कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन समझ लो, मुझे नहीं आता। स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रमंडल मुझे नहीं आता, समझ लो ये। सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार का आंदोलन समझ लो, मुझे ये भी नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो मुझे ये आता है, समझ लो 1952 में हुआ है ये, ओके, ये मुझे आता है। नेक्स्ट है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ये जो शानदार जो क्रांति है ये कब है? ये आपको पता है कब का है? 1688 का है, राइट। तो हमें इतना पता है कि इन चारों में से सबसे पुराना तो आपके पास यही है, राइट। अगर सबसे पुराना यही है तो यही होगा आंसर, ठीक है। सेकेंड है आपका सिविल राइट मूवमेंट कब हुई थी? ये 1868 में हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नेशन, ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमने इसे ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। 1900 तक का ही है, ऐसे 1892 के क्रॉस हो सकता है। पूरा रिफॉर्म फेस में इसको ना देखो, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन पहले भी था और बाद में वो नया भी बना है, ठीक है। तो इसकी 2 टाइमलाइन है, तो वो कौन सी टाइमलाइन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। किसी राज्य के राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
रीजन देना है कि गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, इसलिए ऑब्वियस सी बात है किसी को वो चुनाव चुन के नहीं आएंगे तो वो बर्खास्त भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट ही नहीं किया उनको। सबसे पहली बात, कभी भी अपॉइंटमेंट और रिमूवल का क्वेश्चन आया ना तो देखो, अगर मैंने आपको अपॉइंट किया है तो या तो मैं आपको हटाऊंगी या फिर मेरे से कोई ऊपर अथॉरिटी आपको हटाएगी, मेरे से नीचे वाले बंदे आपको नहीं हटा सकते, ठीक है। ये सबसे पहला रूल होता है। तो यार अगर चीफ मिनिस्टर क्या इनको अपॉइंट करता है? आंसर इज नो। अगर वो अपॉइंट नहीं करता तो वो रिमूव भी नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो सही है इनको, लेकिन ये रिमूव कौन कर सकता है गवर्नर को? दैट इज आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं। एंड गवर्नर का जो पूरा क्या बोलते हैं टेन्योर होता है ना, वो क्या होता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। 4 चीजें स्टेटमेंट दे रखी हैं, 4 इनका बोल रखा है कि यार इसकी क्रोनोलॉजी बता दो, क्रम में बता दो। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने पूरा टाइमलाइन बताई थी ना, मेरी वीडियोस हैं इस चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को लेके, वो बहुत ही अमेजिंग है, उनको जरूर पढ़ना। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 तक का केस है, ठीक है। अब मंडल कमीशन आपको पता ही है 89 वगैरह के 80s 90s के बीच में है, ठीक है। आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ बंगाल 71, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री एज अ पीएम कब बने थे? 1964 में बने थे, जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। तो इन चारों में से अगर मैं बोलूं सबसे पहले क्या हुआ है? शंकरी प्रसाद वाला चीज हुई है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद बंगाल बना है, देन आपका मंडल कमीशन। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो ये मैं रिकॉर्डेड के उसमें भेजूंगी और आप एक बार पॉज कर लो वीडियो को और फिर आंसर निकाल लो, ठीक है, ताकि वीडियो की ड्यूरेशन भी लंबी ना हो और आपको आंसर भी मिल जाए, जिसको जितना टाइम चाहिए वो लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। अब देखो 2 चीज होती है, एक तो होती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो मैंने आपसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, किससे संबंधित है ये? बर्कली कॉन्फ्रेंस से, प्रिंसटन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फ्रैंकफर्ट स्कूल से, या फिर मीनाबुर्ग कॉन्फ्रेंस से। सो इसका आंसर होगा, ये आया था फर्स्ट मीनाबुर्ग कॉन्फ्रेंस में। कब हुई थी ये? 1968 में हुई थी। मीनाबुर्ग कॉन्फ्रेंस का आपको ईयर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसके मतलब ऑफिशियल चेयर कौन थे? इसके थे ड्वाइट वाल्डो, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें हुई थी? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो एसोसिएटेड है, जैसे कि हो गया रेलेवेंस, हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी क्या वैल्यूज है, थीम्स वगैरह, ठीक है। सोशल इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि सबको समाज में सेम सारी चीजें सब इक्वल बेसिस में मिलनी चाहिए। चेंज ओरिएंटेड है ये थोड़ा, ठीक है, बदलाव इसमें है इंपॉर्टेंट। क्लाइंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है, लोगों पे जो आपके क्लाइंट्स हैं उन पे फोकस किया जाता है। और उसके बाद इसमें ये भी है कि जो मैनेजमेंट है और जो आपके वर्कर हैं उनके रिलेशंस पे जोर दिया जाता है, ठीक है, वो अच्छे हो, अच्छे से आपका सारा चीजें कंप्लीट मतलब हो जाए, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। ग्रेप वाइन रेफर्स टू अंगूर अंगूर की शराब, एक्चुअली ये गूगल का काम है, ठीक है, इसको ग्रेप वाइन ही बोलना। किस टाइप का कम्युनिकेशन है, किस तरीके का संचार है? फॉर्मल, औपचारिक, रिटर्न, लिखित, इनफॉर्मल, अनौपचारिक या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब अपवर्ड का मतलब देखो नीचे वाले लोग ऊपर अपने बॉस से बात करेंगे, ये होता है डाउनवर्ड, बॉस नीचे ऑर्डर दे रहे हैं, ये होता है साइडवेज और ये होता है क्रॉस, ठीक है। इस तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं। फॉर्मल, औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, ओरल यानी कि मौखिक, रिटर्न यानी कि लिखित। तो भाई ये इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक तरीके का कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग है आपका। इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हर्बर्ट साइमन फॉलोड पॉजिटिविस्ट अप्रोच। अपने प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का पालन किया है। अब इसका रीजन दे रहे हैं क्यों किया है। इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ साइंस बाय कंसीडरिंग फैक्ट्स एंड नॉट डीलिंग विद द वैल्यूज, ठीक है। ये इस धारणा पर आधारित है कि प्रशासन को तथ्यों पर विचार करने और मूल्यों के साथ व्यवहार न करके एक विज्ञान में घटाया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। अगर मैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करूं, ये पता है उसी चीज को, उसी नॉलेज को, वही नॉलेज, ठीक है, इस नॉलेज को ट्रू मानते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, रीजन होता है, तर्क होता है और कुछ फैक्ट्स जुड़े होते हैं, राइट। इन तीनों चीजों को ये सही मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग चैंपियन पॉजिटिव लिबरलिज्म। निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किसने किया है? सकारात्मक, देखो ये 4 ऑप्शन है, जॉन लॉक, हॉबहाउस, हीगल
और मार्क्स। सकारात्मक लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि आप एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है स्टेट, ठीक है, इंटरफेयर करता है ताकि आप लोगों की इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं ये सब, इनको प्रोटेक्शन दे सके और उनको इन्फोर्स करा सके। यानी कि एक पॉजिटिव रोल की तरह देखा जाता है स्टेट को, और एज एन इंटरफेरेंस नहीं देखा जाता कि ऐसे नहीं बोलते कि यार ये तो बीच में दखल दे रहा है, ऐसे नहीं देखते स्टेट को। सो कौन है इन चारों में से? आप बोलोगे कि मैम मार्क्स भी है, जॉन लॉक भी है, हॉब हाउस भी है, हीगल भी है, बट क्वेश्चन क्या है? चैंपियन, कि इन चारों में सबसे अमेजिंग, ठीक है, चैंपियन क्या होता है कि सबसे ज्यादा उसमें किसने इसको बोल फोर्स किया है, तो दैट विल बी आपका हीकल, ठीक है। नेक्स्ट, रूसोस क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव कमेंट केम फ्रॉम द बिलीफ, रूसो का उदार प्रतिनिधि सरकार की आलोचना किस विश्वास पे आधारित है? इस दैट इट गिव्स पीपल द इल्यूजन दैट दे आर फ्री, कि वह लोगों को भ्रम देता है कि लोग स्वतंत्र है। पीपल आर फ्री ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन, लोग केवल चुनाव के दौरान ही स्वतंत्र है। लॉ विच द पीपल हैव नॉट रेटिफाइड पर्सन इज वॉइड, ये बोलते हैं कि जो कानून है इसे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो अनुमोदित नहीं किया है, तो ये जीरो है, मतलब इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ईयर डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों बताइए क्या आपका सही आंसर होना चाहिए? इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रूलर्स एंड क्वांटिटी ऑफ रूल आर द वेरिएबल्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सजेस्टेड बाय, तुलनात्मक राजनीति में शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता परिवर्तनशील थे। अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की अगर हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें मुख्य रूप से हम किस चीज पे फोकस करते हैं कि यार ये चेंज होगा तो हमारी स्टडी चेंज होगी, ठीक है, कि वेरिएबल्स, ठीक है, जिसपे हम फोकस करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यार अगर तुम हो, जैसे तुम्हारा, मैं बोलूंगी कि यार तुम्हारा वेट कितना आ रहा है, उस हिसाब से कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, समझ लो तुम्हारे 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस बेसिस में मैं डिसाइड करूंगी कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो जो तुम्हारे मार्क्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, अलग अलग आएंगे सबके। तो बोलते हैं रूलर्स, ठीक है, जो शासक है, और क्वालिटी ऑफ रूल के किस क्वालिटी का, किस गुण का वो रूल करते हैं, शासन करते हैं, ये वेरिएबल्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। किसने ये सजेस्ट किया था? एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, टॉकेविले या फिर आपके मार्क्स? सो दिस इज आपका एरिस्टोटल, ठीक है, एंड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इन्हीं को ही कहा जाता है। अडैप्टेशन, goal attainment, pattern maintenance and tension management and integration are the functions of society. अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, पैटर्न रख रखाव और तनाव प्रबंधन और एकीकरण समाज के कार्य हैं, ठीक है। ये किसने बोला है इस तरीके से कि हाँ यार ये सारी चीजें होनी चाहिए? राइट, गैब्रियल आलमंड, टैलकॉट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन या फिर डेविड एस्टन, ठीक है, ये उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, मुझे बताओ फटाफट से। और एक है इसमें एक्शन थ्योरी, मुझे इतना बताओ कि एक्शन थ्योरी किसने दे रखी है? तो कभी भी आए ना आपको एक्शन थ्योरी किसने दे रखी है, दैट इज आपका टैलकॉट पार्सन, ठीक है। सिस्टम थ्योरी आए तो सिस्टम थ्योरी, ठीक है, सिस्टम थ्योरी आपका है डेविड एस्टन। गैब्रियल आलमंड, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, और रॉबर्ट के मर्टन ये फंक्शनलिज्म, ठीक है। सो इसका आंसर टैलकॉट पार्सन है, राइट। ये चारों भी याद करना, कभी मैच वैच के फॉर्म में, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मूवमेंट नॉट अ सब फील्ड और डिसिप्लिन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय, तुलनात्मक राजनीति एक आंदोलन है, उपक्षेत्रीय अनुशासन नहीं। किसके द्वारा ये देखा गया था? देखो वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन को पॉज करो, फिर अपना आंसर दो, फिर वीडियो को प्ले करो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज आपका गैब्रियल आलमंड, ठीक है, जी बादाम नहीं है, ये आलमंड है एक्चुअली। ये क्या करता है, गूगल ट्रांसलेट इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाता है ये। The move for impeachment of the President of India can be made when a resolution in this regard has been passed by, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का कदम तब उठाया जा सकता है जब इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। अब ये जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसको कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? A majority of not less than 1/3 of the total membership of the concerned house of the parliament, संसद के संबंधित कुल सदस्य के कम से कम एक तिहाई मेजॉरिटी होनी चाहिए,
ठीक है, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। सिंपल क्या होता है कि जितने लोग आए हैं वोट कर रहे हैं उसकी मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, ठीक है, टोटल मेंबरशिप का जो है वो 2/3 होना चाहिए, ठीक है। अ सिंपल मेजोरिटी दोनों हाउसेस की होनी चाहिए, ठीक है। ये कंसर्न या कंसर्न मतलब होता है कि या तो लोकसभा या राज्यसभा जहां पे भी आ रहा है। सो कौन सी मेजोरिटी होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, आर्टिकल नंबर 61 संबंधित है। कभी भी आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। उसके लिए भी 1/4 मेंबर यानी कि 25% जो लोग हैं अगर वो सहमत है तब जाके ये नोटिस आगे आता है। अब जब आगे आ गया किसी हाउस में कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी हाउस में कर सकते हैं। उसके बाद एक पूरी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें शायद से 3 मेंबर कमिटीज होती हैं, ठीक है। और उस मेंबर कमिटी के सामने प्रेसिडेंट खुद आ सकते हैं, अपना पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एक हाउस में 2/3 मेजोरिटी से जब पास हो जाएगा फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर वो भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा। जब दोनों से हो जाएगा तब ये आगे हो जाता है कि हाँ आप इम्पीच हो जाते हो प्रेसिडेंट। आज तक कोई हुआ है? नहीं। नेक्स्ट, ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑल मेंबर्स ऑफ अ विलेज, एक गांव के सभी सदस्यों द्वारा। ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज, एक गांव के सभी वयस्क सदस्यों के द्वारा। ऑल वोटर्स ऑफ अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा। ऑल वोटर्स ऑफ अ पंचायत, एक पंचायत के सभी मतदाताओं के साथ। सो बेसिकली ग्राम सभा आपके कौन से आर्टिकल में है? क्या आपके आर्टिकल नंबर 243A में है, बी में है? कौन सा आर्टिकल है ये? मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और कौन लोग होते हैं? देखो जितने भी वोटर्स है ना उस पर्टिकुलर पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बनाते हैं आपके ग्राम सभा, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following acts for the first time separated provincial subjects from the central subjects in India? निम्नलिखित से किस अधिनियम के पहली बार भारत में प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया था? इसका मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी इसी चैनल पे एक वीडियोस है जिसमें मैंने सारे एक्ट्स, ठीक है, सारे एक्ट्स कवर कर रखे हैं, उसे जरूर कवर कर लेना। क्योंकि इसमें ना ये जो भी कोई एक्ट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, 1892, इस तरीके के ना हर एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पक्का आपका आएगा ही आएगा। और जो मेरी वीडियोज हैं उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर्ड है। सो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें आपका क्या था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको अलग किया गया। प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो कि बाद में आपको पता है 1935 वाले में ऑटोनॉमी कर दिया था, सेंटर में डायरकी आ गई थी। डायरकी होता है डबल रूल, ठीक है, दो आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक होते हैं रिजर्व, जो गवर्नर जनरल उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वही देखेगी, और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर यानी कि नॉर्मल मामले जिसमें गवर्नर जनरल उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेगी, यानी पूरा प्रशासन देखेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें क्या था कि क्या इसमें मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस वाले एक्ट में बजट डिस्कस करने पे आजादी उनको मिल गई थी कि नहीं मिली थी? ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड? ठीक है, इनमें से कौन से सही से पेयर नहीं हो रखे? ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस से एफिलिएटेड। ठीक है, ये पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आता है? देखो ये जितने भी हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, यूटीयूसी यानी कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पहली बात तो पूछते हैं कि ये इनकी ईयर बताओ। क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन से ईयर में आ रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से क्रम में लगाओ, ऐसे आ जाते हैं। फिर आते हैं कि किस किस पार्टी से एफिलिएटेड हैं, ठीक है, किस किस पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि अभी आ रखा है क्वेश्चन, राइट। इस तरीके से आ सकते हैं। तो मुझे बताओ इसमें से गलत क्या है? इसमें गलत है ये, क्योंकि हिंद मजदूर सभा ये सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये सही है। ये सीपीआई से ही थी, ये आपकी इधर से ही थी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आई थिंक। इसकी फुल फॉर्म एक बार बताना, मैं भी थोड़ा शायद से गड़बड़ हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे से भी, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, दिस इज सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, Which one of the following is an ardent supporter of the integral view of administration? निम्नलिखित में से कौन प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक है? ठीक है, इंटीग्रल व्यू, फ्रेडरिक विंस्टन टेलर, आपके मैक्स वेबर, एल.डी. वाइट और कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर बताओ। इसके अलावा मैं और भी बता देती हूँ जो सपोर्ट करते हैं। गलिक सपोर्ट करते हैं, हेनरी फयोल सपोर्ट करते हैं आपको, ठीक है, इसके अलावा आपको एल.डी. वाइट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
In which pattern of formal communication there is a central authority who receives and transmit message to subordinate level. यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि 4 संचार की श्रृंखला है, ठीक है। एक तो चेन हो गया, एक आपका सर्कुलर पैटर्न हो गया, एक व्हील हो गया, ठीक है। श्रृंखला, परिपत्र, पहिया और बाएं वाई, ठीक है। मैं हर एक चीज बना के दिखाती हूँ। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सारा मैसेज सेंट्रल अथॉरिटी को आएगा और सबको ऑर्डर भी सेंट्रल अथॉरिटी दे रही है। देखो चेन में क्या होता है, ऐसे चेन में ऐसे होता है, इसमें सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये ऐसे करके पास हो रहा है, नीचे भी जब कम्युनिकेशन जाएगा और ऊपर भी जाएगा। सर्कुलर में क्या है, ऐसा, यानी कि ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ऐसे इस तरीके का होगा, तो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। व्हील में क्या होता है, व्हील में होता है, देखो ये सेंटर में एक पर्सन होता है और यहां से ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। सो हमारा आंसर व्हील है। और वाई में क्या होता है, देखो वाई में देखो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। सो ऑब्वियसली बात है, जब भी इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बना के देख लो तो बेटर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, Who among the following is known for environmental model of political development? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के पर्यावरण मॉडल के लिए जाने जाते हैं? फ्रेडरिक्स, लियोनार्ड बाइंडर, ठीक है, आपके लूसियन पाए और आपके केनेथ ऑर्गेन्स्की, राइट। इसका मुझे बताओ। सो ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की मैंने बात की है, ठीक है। ये शब्द किससे एसोसिएटेड है आप सभी को पता है, एंड दैट इज द आंसर। फ्रेडरिक्स नहीं है आपके, केनेथ ऑर्गेन्स्की भी नहीं है, या फिर है, या फिर लूसियन पाई। दिस इज आपका लूसियन पाई है, बट इसको एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि कभी कभार फ्रेडरिक्स और लूसियन पाई में गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इनमें से रॉन्ग पेयर, गलत युग्म की पहचान कीजिए। हर्बर्ट साइमन, ठीक है, ये क्या एसोसिएटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी कि प्रशासनिक व्यवहार से संबंधित है। फ्रेडरिक विंस्टन टेलर, क्या ये डिफरेंशियल पीस रेट प्लान से संबंधित है। पीस रेट का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको एक पीडीएफ बनाने का काम दिया है, तो यार मैं आपको एक पीडीएफ बनाने के 100 रुपए दे दूंगी, ठीक है। अब चाहे वो पीडीएफ 10 पेज का हो, 15 पेज का हो, 20 पेज का हो, यानी कि मैंने तो उस पीडीएफ एक पीस के हिसाब से रेट लगा रखा है, ठीक है। हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, एक्स फैक्टर वाई, एक्स और वाई, ठीक है, इस तरीके के ये है। क्रिस आर्किस की ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, उद्यम का मानव पक्ष। सो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है हर्बर्ट साइमन प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है, इसमें बिहेवियर इतना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोटे ट्रेवलन रिपोर्ट ऑफ 1953, 1953 की नॉर्थ कोट ट्रैवलिंग रिपोर्ट थी। पेव द वे फॉर द परमानेंट सिविल सर्विस इन, किस राज्य में स्थायी सिविल सेवा का मार्ग प्रशस्त किया था इसने? इंग्लैंड में, यूएसए में, बेल्जियम में या फिर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। याद रखना, नॉर्थ कोट ट्रैवलिंग रिपोर्ट, जिसमें परमानेंट, ठीक है, शब्द है परमानेंट, ऐसे मत सोचना कि यार पहले भी तो थी, ये थी। परमानेंट सिविल सर्विसेज की बात करी गई है, दैट इज आपका इंग्लैंड में, यानी कि यूके, राइट। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर, ठीक है, हैज बीन ऑथर्ड बाय, द मेकिंग ऑफ सेकेंड कोल्ड वॉर ऑफ सेकेंड शीत युद्ध, ये किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेड हॉलिडे, ब्रूस कमिंग्स, फ्रेंच फैनन, डेविड हॉलोवेट्स, ठीक है। ये बुक है 1983 की है, ठीक है, इसको चेक कर लेना, 83 की है या कुछ है, बट 1980 तो डेफिनेटली है, ठीक है। 83 है, 88 है, ये चेक कर लेना, राइट। सो दिस इज आपके फ्रेड हॉलिडे, ठीक है। सेकेंड कोल्ड वॉर किस, अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कोल्ड वॉर किस चीज को बोला गया है, ठीक है, ये मुझे बताओ। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अनार्कियल सोसाइटी, ठीक है, द अनार्कियल सोसाइटी, अराजक समाज के लेखक कौन है? ठीक है, ये 1977 की बुक है, मुझे बताओ। स्टैनली कोचनेक, हेडली बोल, हेनरी किसिंगर, जोसेफ फ्रैंकल, ठीक है, कौन है बताओ? दिस इज आपका हेडली बोल, राइट। अगेन जिसको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो पॉज करके आंसर दोगे, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। रेबस सिक्स स्टैंटिबस, ठीक है, डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद रेबस सिक्स स्टैंटिबस, सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, संधि की समाप्ति, कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी, संधि का निष्कर्ष, ठीक है, रिवीजन ऑफ ट्रीटी, संधि का संशोधन, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, संधि की व्याख्या। देखो, रेबस स्टैंटिबस बोलता है, ये जो डॉक्ट्रीन है, मैक्सिम बोलते हैं इस तरीके को, जो इस तरीके से लिखा होता है उसको मैक्सिम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रीटी है ना, ट्रीटी शुड बी फॉलोड,
कि जो ट्रीटीज है, ये जो संधि है, इसको सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सारे लोग करेंगे तभी तो एक बाइंडिंग, एक कंपल्शन होगा, तभी तो एक इंटरनेशनल ऑर्डर करके कुछ आएगा। दिस इज कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी, कि इस ट्रीटी को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉलो होगा। नेक्स्ट, हु सेड अथॉरिटी इज फेडरल, प्राधिकरण संघीय, ये किसने कहा है? इसकी पूरी स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। सोसाइटी इज फेडरल, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे था, सोसाइटी इज फेडरल, हेंस द अथॉरिटी शुड बी फेडरल, कि क्योंकि जो सोसाइटी है वो संघीय है, इस तरीके से जो वो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, जो उन पे रूल कर रहा है, वो भी फेडरल होना चाहिए। आइवर जेनिंग्स ने बोला है, ये हेरोल्ड लास्की ने बोला है, हरमन स्वाइनर ने बोला है, या फिर आपके केसी वियर ने बोला है। एक और हिंट दे देती हूँ, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने क्यों बोला, इस बुक का नाम क्यों लिया है, क्योंकि इसी बुक में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ही ये चीज बोली गई है। इसका मुझे ईयर कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। दिस इज आपका हेरोल्ड लास्की। नेक्स्ट, कंटेम्पलस डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव स्वभाव का तिरस्कारपूर्ण अविश्वास को किस रूप में जाना जाता है? कि ठीक है, एक दूसरे से तिरस्कारपूर्ण अविश्वास है, एनोमी है ये, ठीक है, एलियनेशन है, अलगाव है, पैसिविटी है, निष्क्रियता है, या फिर अपैथी है, उदासीनता है, मुझे बताओ। अच्छा, इसमें ना हमेशा ना दो शब्दों में एक डिफरेंस पूछते हैं आपसे, एनोमी और एलियनेशन। एलियनेशन आपको पता है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि क्योंकि लोग काम करते हैं तो वो लोग खुद से, ठीक है, सेल्फ, खुद से, अपने समाज से, ठीक है, अपने नेचर से, पर्यावरण वगैरह नेचर से, और अपने किससे, ये जो प्रॉफिट है, इन सब से अलग हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये लोग बहुत काम में ही बिजी रहते हैं, राइट। एनोमी जो शब्द है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? दिस इज एमिली डर्कहैम, आई थिंक यही स्पेलिंग सही है। देखो, ठीक है। सो अलगाव आपको समझ में आ गया कि यार लोग वैसे नॉर्मल, अलगाव, एलियनेशन का मतलब है कि नॉर्मल सिस्टम सही है कि सारे रूल्स वगैरह है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं उनके लिए ये काम, उनके लिए इस तरीके का एक अलग सिस्टम चल रहा है। एनोमी होता है कि जानबूझकर आप क्या करते हो कि रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है, रूल्स वगैरह ये सब नहीं फॉलो करते। कंटेम्परस डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव में तिरस्कारपूर्ण अविश्वास किसमें है, ये मुझे बताओ। पैसिविटी या फिर अपैथी, ठीक है, ये दोनों में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि पूछा जाता है। सो दिस विल भी आपका एलियनेशन ही है ऑब्वियसली। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है खंजर, ठीक है। आपकी जितनी भी बाइलेटरल और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, और मल्टीलेटरल, ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और मल्टीलेटरल, अनेक जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, इसकी जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्सरसाइज खंजर किससे रिलेटेड है? इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंडिया किर्गिस्तान। बाकी मुझे बताओ कि बाकियों के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? बहुत सारी एक्सरसाइजेज, जैसे कि इंद्र आपके किसके साथ है? शायद रशिया के साथ है, हैंड इन हैंड आपके चाइना के साथ है। मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान, यूएस, इंडिया यूएस पहले से था मालाबार में, जापान को पहले इनवाइट किया, फिर ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, इस तरीके से है आपका। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का नाम है, शक्ति एक्सरसाइज का नाम है, वरुण एक्सरसाइज का नाम है, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का नाम है। इसका ना मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी थी मेरे चैनल पे, ठीक है, @discoverstudy इधर लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वो पक्का पढ़ के जाना क्योंकि एक एक्सरसाइज पूछते हैं। और एक ना मुझे अभी ये भी याद आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है ना, ठीक है, 2.0, ठीक है, वो मेरे को क्वाड 2.0 की, ठीक है, बेसिकली क्वाड 1.0, ठीक है, ये भी बता देती हूँ। क्वाड 1.0 2007 की देन है और क्वाड 2.0 2017 की देन है। इसकी जो रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है ये पूछ के जाना। क्वाड के मेंबर कौन है आपको पता है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। एक ऑकस ग्रुप है, ठीक है, ऑकस में कौन है? देखो, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, ये 3 है। इस तरीके से ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट और देखो एससीओ में अभी नया मेंबर कौन हुआ है? एससीओ में 2021 में ईरान ऐड हुआ है, लेकिन कौन सी समिट थी? वो समिट कहाँ पे हुई थी? ठीक है, समिट की लोकेशन क्या थी वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारी स्टेटमेंट देखो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है।
इट इज एन और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यह व्यापार, राजनीति और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। द रीजनल, ठीक है, इसमें रीजनल है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ इज लोकेटेड इन बीजिंग, ठीक है, एससीओ के आतंकवाद विरोधी ढांचा बीजिंग में स्थित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, इसकी अगर मैं बोलूंगी एब्रीविएशन वो क्या होगी, ये रैट्स बोलते हैं इसको। ये रैट्स बेसिकली कहाँ पे है, ये रैट्स आपके उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है, ताशकेंट उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ताशकेंट में, ताशकेंट कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में, ये यहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि तो ये गलत है, तो ये दोनों हटा दो। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ट्रेड पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स भी है प्लस मिलिट्री भी है, ठीक है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री भी है, राइट, ये सारी चीजें, तो ये सही है, राइट। इंडिया कब मेंबर बना था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने थे 2017 में एससीओ के। कहाँ पे हुई थी वो समिट, मुझे बताओ, क्या वो कजाकिस्तान में हुई थी, और कजाकिस्तान में भी हुई थी तो कौन सी समिट थी, क्या वो अस्थाना समिट थी, हाँ या ना मुझे बताना। लेटेस्ट मेंबर कौन है, ईरान है, 2021 में। कहाँ हुई थी वो समिट, वो भी बताना, और आने वाली समिट कौन सी जगह है ये मुझे बताओ। नेक्स्ट, with reference to financial action task force FATF which of the following statement is are correct। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंडिया इज नॉट अ फुली मेंबर ऑफ FATF बट इट वाज पार्शियल मेंबर ऑफ स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। भारत FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन उसे इस संगठन का आंशिक सदस्य का दर्जा प्राप्त है। ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट चाइना आर मेंबर्स ऑफ FATF। चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य FATF के सदस्य हैं, ठीक है। आप पॉज करो वीडियो को और फटाफट इसके आंसर बताओ। सो सबसे पहली बात, इंडिया मेंबर है आपका FATF का। FATF बेसिकली कौन से ईयर में आया था ये मुझे आप लोग बताने वाले हो। इसके हेडक्वार्टर मैं बता देती हूँ, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में। क्या ये 89 में आया था या 2001 में आया था ये मुझे बताओ। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें कितने मेंबर हैं, 39 मेंबर हैं, पहले 35 थे अब 39 हो गए। इंडिया मेंबर है इसका, इवन चाइना भी इसका मेंबर है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपको नीदर वन और नॉट टू आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर सावरकर व्हाट वर द 3 फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड द हिंदूज, ठीक है। सावरकर के लिए हिंदू को एकजुट करने के लिए 3 मूलभूत बंधन क्या है। टेरिटरी, पहली बात तो बोलते थे हिंदूज, बोलते कि कौन है हिंदूज, पहली बात तो ये सब आप पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में जब तक पढ़ो, जब तक मैं आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वो बोलते थे हिंदूज कौन है, वो बोलते थे हिंदूज वो हैं जो आपके इंडिया यानी कि भारत को, ठीक है, ये जो भारत है उस समय का भारत, उसको क्या मानते हैं, 2, एक तो अपनी होली लैंड और दूसरी अपनी फादरलैंड, ठीक है। फादरलैंड यानी कि जहां पे जन्मे वगैरह, होली लैंड का मतलब होता है रिलीजियस भी, ये इसी को मानते हैं, ठीक है। दोनों अगर मानते हैं तो वो हिंदूज हैं। इसका रीजनल कोई मतलब ऐसे रिलीजन यानी कि धर्म से कोई संबंध नहीं था। ये बोलते हैं कि जो होली लैंड और फादरलैंड मानते हैं वो हिंदूज हैं, उनको ऐसे एक्सप्लेन किया था। सावरकर के द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट सोसाइटी का मुझे नाम बताओ, और इनके द्वारा लिखी गई एक बुक का मुझे नाम बताओ, ठीक है। विथ ईयर बताना अभी कमेंट सेक्शन में, अभी बताओ। सो इसका सही आंसर है कि ये बोलते हैं कि सभी एक बंधन से जुड़े हुए हैं। वो बंधन क्या है, टेरिटरी, कि हम लोगों का क्षेत्र सब सेम है, जाति हमारा सबकी सेम है। जाति क्यों, क्योंकि जैसे हम इंडियंस है इस तरह के, हमारा कल्चर क्या है, हमारा हिस्टोरिक संस्कृति सेम है। रिलीजन वाला नहीं बोला था इन्होंने। हाँ, गुलवारकर जरूर रिलीजन वाला चीज बोलते थे, ठीक है। जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस कंबाइंस, जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें क्या चीज है, पीपल्स डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड अ रिडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम, लोगों का लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और पुनर्वितरण कल्याण की योजना। लिबरल डेमोक्रेसी, कमांड इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उदार लोकतंत्र, कमांड अर्थव्यवस्था और वितरण न्याय। लिबरल और एसोसिएशनल सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड रिडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम। उदार या सहयोगी समाजवादी लोकतंत्र, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था ऊंची और पुनर्वितरण कल्याण योजना। तो मुझे बताओ कि जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें क्या है, और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा वाला ऑप्शन। सो पॉज करो वीडियो और आंसर बताओ मुझे, और नोट कर रहे हो ना सब लोग। नोट करने के साथ साथ भाई जो वीडियो देख रहा है वो लाइक करना ना भूले, लाइक करके और कमेंट्स मुझे चाहिए भर भर के,
दिस इज लिबरल और एसोसिएशनल सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, ये सारी चीज, यानी कि लिबरल कैसे हैं, क्योंकि यार लोगों के राइट्स और वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन सोशलिस्ट भी डेमोक्रेसी कैसे डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि लोगों की चॉइस पे निर्धारित है। सोशलिस्ट यानी कि सब लोगों की, इक्वालिटी भी प्रिंसिपल है, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सबको होना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें जॉन रॉल अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में देते हैं। Who among the following regarded Buddhism as a moral and tolerant alternative to Marxism? निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और सहिष्णु विकल्प के रूप में माना है? राजा राम मोहन रॉय, आपके विवेकानंद, आपके B.R. अम्बेडकर या फिर आपके M.N. रॉय। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि इसके विकल्प रूप में आपके B.R. अम्बेडकर ने ही माना है। इनकी एक बुक है जो रिलेटेड है कि बुद्धा से रिलेटेड, ठीक है, वो बुक का मुझे नाम बताओ और कौन से ईयर में आई थी वो बताओ। वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो। Who among the following envisaged the conflict of present age as between all the differing collective ego, whether of the nation or of the class and individual struggling of freedom? निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के सर्वभक्षी सामूहिक अहंकार, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हो व्यक्ति के बीच में संघर्ष की परिकल्पना की है, यानी कि इस तरीके का होता रहता है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा। गांधी जी ने बोला है, M.N. रॉय ने बोला है, अरबिंदो घोष ने बोला है, या फिर अंबेडकर ने बोला है, मुझे बताओ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज M.N. रॉय। M.N. रॉय से संबंधित मुझे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो इन्होंने फाउंड किया है, कोई एक बुक का नाम बताओ जो इन्होंने लिखी है। फटाफट वीडियो को पॉज करो और फटाफट मुझे आंसर दो अभी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द डिबेट ऑन द डिक्लाइन एंड डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस पे तो मेरा एक लेक्चर मैंने पूरा दे रखा है, सब चीजें हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन मरण पर वाद विवाद के संबंध में सही क्रम पहचानो कि किसने क्या लिखा है, इसका आंसर आप ही मुझे दोगे। मैं आपको डिकेड एक थोड़ा हिंट दे दूंगी। ठीक है, अच्छा समझ लो, मुझे इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। अब मैं क्या करूं, डेविड एस्टन ने क्या बोला है, सबसे पहली बार डेविड एस्टन ने बोला था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्या बोला था इन्होंने, अरे डेविड एस्टन ने क्या बोला था, अच्छा राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात किसने की थी, डिक्लाइन की बात किसने की थी, पॉलिटिकल थ्योरी के, दैट इज डेविड एस्टन। रॉबर्ट ढाल ने ऑन डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इन्होंने क्या बोला था कि सिद्धांत की मृत्यु की बात की थी, राइट, डेथ की बात की थी। ये पूछे मैच करने को आते हैं, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ये सर्कल कर रही हूँ। रीमर ने क्या बोलता है, पॉलिटिकल थ्योरी इन अ डॉग हाउस की, क्या है वो, पॉलिटिकल थ्योरी डॉग के हाउस में है। ठीक है, डॉग हाउस की बात किसने की थी, रीमर ने। लास्टलिट ने क्या बोलता है, डिमाइस की बात की थी। ठीक है, निधन की बात की थी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि डिक्लाइन किससे एसोसिएटेड है, डेविड एस्टन, डेथ रॉबर्ट ढाल, डिमाइस लास्टलिट, डॉग हाउस में कहां पे, रीमर। ठीक है, ये चारों इवेंट्स हुए हैं, चारों ने कब, एक क्रोनोलॉजी में बताओ मुझे। डेविड एस्टन का आपको पता है 1953, ठीक है, 50s में हुआ है ये। ढाल का क्या 70s है, क्या रीमर का 80s है, मुझे बता दो। ठीक है, मुझे सबसे पहले बताओ कौन सा इसमें सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए मेरा फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो हटा दो, दो फर्स्ट के बाद क्या सेकंड आना चाहिए कि फोर्थ आना चाहिए, इट शुड बी फोर्थ। ठीक है, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड। अब इसका करेक्ट जो ईयर है ना वो मुझे कमेंट करके बताओ, अभी वीडियो पॉज करो और अभी मुझे आंसर चाहिए इसका। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ ऑथर्स है, दूसरी तरफ बुक्स है। ये इस पे ना क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। डेविड एस्टन ने 3-4 रीजन दिए थे, जैसे हाइपरफेक्चुलेशन वगैरह, ये सब ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वो भी आपसे को आता है, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। एक तरफ ऑथर है डेविड, ये हेल्ड है, लाइवली है, मैकफर्सन है, सी क्वारल पेटमेंट। ठीक है, इनकी बुक्स है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, फेमस बुक है। ठीक है, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये है। इनको मैच करके बताओ, 1 सेकंड 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और फटाफट मुझे मैच करके बताओ। और जो भी लोग देख रहे हैं और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो शर्म कर लो, लाइक बटन दबाओ। जो नए हमारे स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करो, बिकॉज ऐसी वीडियोस आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो पहला ही पार्ट है, 500 क्वेश्चन से ज्यादा होने हैं हमारे, तो आपको पता चलना चाहिए ना। और सुबह 6 बजे मैं आपको फैक्चुअल एक डेटा देती हूँ कि यार ये फैक्ट से याद कर लो, उसे पूरा कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलो देखो, सीबी मैकफर्सन ने कौन सा लिखा था, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सी का आपका फोर्थ है, तो सी का फोर्थ, अरे तो हो गया, आंसर ही हो गया। कैरल पेटमेंट का पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, लाइवली का है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी लाइवली है। और मॉडल्स किसने बोले हैं, डेविड हेल्ड ने बोले हैं, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट,
असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतांत्रिक है। रीजन बोले ऑल पीपल्स आर फिट फॉर डेमोक्रेसी, सभी लोग लोकतंत्र के लिए उपयुक्त हैं। तो यार पहली बात, सेकंड स्टेटमेंट, सारे लोग फिट हैं क्या डेमोक्रेसी के लिए? भाई नहीं, सबको नहीं पता डेमोक्रेसी, सब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में नहीं रह सकते। तो ये जो रीजन है, सबसे पहली बात तो यही गलत है, सॉरी यही गलत है। इसका आंसर है सी, डेमोक्रेट है जॉन स्टुअर्ट मिल, बिल्कुल। नेक्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस है, दूसरी तरफ की कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड है, वो है। सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, पॉज करो, फटाफट अपने आप करने की कोशिश करो, फिर रिज्यूम करना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। देखो मैच द फॉलोइंग में क्या होता है ना, जगह बहुत कम पड़ती है, इसलिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करती। सेकंड बैलेट सिस्टम, एडिशनल मेंबर सिस्टम और पार्टी लिस्ट सिस्टम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए, फ्रांस। तो इधर से पता होना चाहिए कि सेकंड बैलेट सिस्टम ये कहाँ का है। सेकंड बैलेट आपका फ्रांस से एसोसिएटेड है। बी का फोर्थ, कुछ आया भाई? नहीं, कुछ नहीं आया। अब क्या करेंगे? अच्छा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से हो जाएगा। हाँ, FPTP ये कहाँ पे है? FPTP फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये यूएसए का है। अब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एडिशनल मेंबर कहाँ से चाहिए हमें? जर्मनी में चाहिए। पार्टी लिस्ट स्विट्जरलैंड में चाहिए। 44। द यूएस असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले चेक करते हैं दोनों सही है कि नहीं। द यूएस सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अमेरिका सेनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा जो चैम्बर कक्ष है, ठीक है। क्यों है? देयर आर फ्यू थिंग्स इन विच द प्रेसिडेंट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन डू टुगेदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीनेट। क्योंकि कुछ ही ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा बिना सीनेट की अनुमोदन के साथ कर सकते हैं। इनकी बहुत थोड़ी चीजें हैं, यानी कि एक्चुअल पावर किसके पास हुई? इसके पास। तो सही है, हाँ, रीजन भी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है। ये थ्योरीज दे रखी है और किस किसने ये थ्योरी दी है उससे मैच, ठीक है। सो डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत, समीर अमीन एसोसिएटेड है उससे, बताओ मुझे। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत, लुसियन पाई एसोसिएटेड है उससे कि नहीं। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड है कि नहीं, ये बताओ। और थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जॉन रॉल्स एसोसिएटेड है कि नहीं, ये बताओ। तो भाई सबसे पहली बात, जॉन रॉल्स में अभी बता के आई हूं, पॉजिटिव यानी कि नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सिद्धांत से एसोसिएटेड है, ठीक है। एलियनेशन का जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट लुसियन पाई, डिपेंडेंसी समीर अमीन ने काम किया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स ऑफ इंडिया एंड यूके, निम्नलिखित में से कौन से भारत और यूके के सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ वैसे ही पॉज करा करो वीडियो, ठीक है। फिर आंसर पढ़ो, फिर उसके बाद वीडियो आगे करो। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीयवाद, यानी कि टू हाउसेस होने चाहिए, ठीक है। टू हाउसेस हमारे इंडिया में है, यहाँ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या उधर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, इस तरीके का है क्या? देख लेना आप। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ठीक है। प्रधानमंत्री सदन में सबसे बड़े दल के नेता होते हैं, क्या ये चीज है कि नहीं? ओके, लेट्स सी कौन सा कॉमन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, यूके में नहीं है। यूके में किस बेस पे चलता है पूरा लॉ? कॉमन लॉ में, यानी कि जो लॉज आए जाते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता किसके पास है? ये यूके के पास है, इंडिया में ये नहीं होती, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ही है जो आपके कॉमन है। नेक्स्ट, which among the following define the electoral law as the majority यानी कि plurality single ballot system that tends to a party dualism। अच्छे से पढ़ना इसको। निम्नलिखित में से किसने चुनावी कानून को ऐसे परिभाषित किया था कि इलेक्टोरल, ठीक है, चुनावी कानून क्या है कि बहुमत एकल, ठीक है, सारे लोग मिलके सिंगल बैलेट सिस्टम, एकल मतपत्र प्रणाली जो एक दल के द्वैतवाद, ठीक है, एक पार्टी के द्वैतवाद की ओर प्रवृत्त होती है। डुवर्जर का लॉ है ये, राइकर का प्रपोजिशन है, सार्टोरी का टेंडेंसी लॉ है और कॉक्स का कोऑर्डिनेशन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये किसका लॉ है आपको पता है? डुवर्जर का पार्टी लॉ है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का लॉ है। अच्छा, अब इससे एक और चीज पता चलती है कि राइकर किससे एसोसिएटेड है? राइकर अपनी प्रपोजिशन से एसोसिएटेड है। सार्टोरी का टेंडेंसी लॉ है एक, ठीक है। कॉक्स, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स का बेसिकली कोऑर्डिनेशन का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आए, कभी करेक्ट इनकरेक्ट में आए तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, Ralph Miliband viewed the state as an instrument in the hands of the ruling class।
विच परस्पेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैन बी रिप्लेस्ड अंडर, ठीक है। रैल्फ मिलीमन ने राज्य को शासक वर्ग के हाथ में एक उपकरण के रूप में चलाया है, उन्हें तुलनात्मक राजनीति के किस परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, ठीक है। किस क्या है ये मुझे बताओ। स्ट्रक्चर संरचनात्मक, फेमिनिस्ट, नारीवाद, इंस्ट्रूमेंटल वाघ, ठीक है, या फिर आपके वाघ नहीं है, वाघ यंत्र नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मेन चीज है ये। प्लूरल सोशल, बहुल समाजवादी, तो क्या है इसका आंसर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट, the drafting committee member of the constituent assembly said that governor nominated by the president will be the agent of the central government identify, ठीक है। संविधान सभा की मसूदा जो समिति है के सदस्य, कौन से सदस्य ने कहा था कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यपाल है ना वो केंद्र सरकार के एजेंट होगा। इस तरीके से जो गवर्नर्स हैं यानी कि जो वो को किस तरीके से गवर्नर को किसने बोला था कि वो जो प्रेसिडेंट ने जिनको चुना है, गवर्नर को चुना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होंगे। ऐसी जो टिप्पणी है ऐसी किसने बोली है? टीटी रामकृष्णाचार्य, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज टीटी रामकृष्णाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ बुक्स है दूसरी तरफ आपके ऑथर्स है। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द इंडियन स्टेट, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मुझे सबके चाहिए मुझे ही कितने कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, सीरियसली ले लो। इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। एंटोनी डी स्मिथ, टीवी सत्यमूर्ति, पमेला शर्मा स्मिथ और पार्था चटर्जी। ये तो इजी है, देखो डी का आपको पता होना चाहिए, डी का आपका ये है एंटोनी डी स्मिथ, ठीक है। अगर ऐसा है तो दो चले गए, अब दो चले गए तो कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये होना चाहिए डेवलपमेंट प्लानिंग इंडियन स्टेट में, दिस इज पार्था चटर्जी, हो गया, यस, हमारा ए आंसर है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और चेंज यानी ठीक है, ये है आपका पमेला शर्मा स्मिथ, ठीक है। डेवलपमेंट से पार्थ रिलेटेड है, नेशनलिज्म से एंटोनी डी स्मिथ रिलेटेड है। इंडिया का ग्लोबलाइजेशन और चेंज पमेला। इंडस्ट्री और हिस्ट्री, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से इंडिपेंडेंस के बाद ये टीवी सत्यमूर्ति है, ठीक है। टीवी में भी दिख रहा था हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। डेवलपमेंट की प्लानिंग इंडियन स्टेट में पार्थ चटर्जी ने एसोसिएटेड है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और बदलाव, ये पमेला शर्मा स्मिथ। एंड आपके एंटोनी डी स्मिथ किससे? थ्योरीज, ठीक है, सिद्धांत किसका? राष्ट्रवाद का, उससे संबंधित है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। आप आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप आपको और भी चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 500 में से जो 200 क्वेश्चन होंगे पहले वो पीवाईक्यूज होंगे। ये पीवाईक्यू वाला सेशन था, बहुत सारी जगह से लिए हैं एंड 300 क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी। वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करके अपने मार्क्स मुझे बताओ कि रिव्यूज दो मुझे, ठीक है, रिव्यू मुझे बताओ कि यार किस तरीके का आपको लगा ये। जैसे कि कल एक बच्ची ने मुझे बोला था कि मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करा देना, एक अलग से लेक्चर ले लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है, एक अलग से लेक्चर ले लेंगे क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसे मुझे कमेंट्स दो, मुझे बताओ कैसा लग रहा है, तभी तो बाकी लोग भी देखेंगे। शेयर जरूर करो क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ना उतनी ज्यादा वीडियोस आएंगी। अदरवाइज मैं पहले ही 1-2 कोर्स मैंने पहले लॉन्च किए थे, आपने शेयर नहीं किया तो मैंने बंद कर दिया। तो इसको भी बंद करने में देर नहीं लगेगी अगर आपने शेयर नहीं किया तो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना बिकॉज उसके बिना आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे कल। ठीक है, टाइमिंग इसकी याद कर लेना, टाइमिंग मैं 8 o'clock की डालूंगी। ठीक है, 8 बजे वीडियो आ जाएगी तो 8 से आपको 9 साढ़े 9 तक आपका ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि वीडियो छोटी है बट आपको खुद पॉज करके आंसर निकालना नहीं, इसलिए आपको 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट।